नमस्कार साथियों और महिलाओं, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्लास बीच बीच में ब्रेक होते होते आज आखिरी है लगभग। आज क्लास हम उम्मीद करेंगे कि ख़त्म हो जाए और इसके बाद हम दूसरे अधिनियम पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमने कहाँ तक देख लिया था उस चीज़ को मैं बता दूं। हमने देख लिया था इस अधिनियम की धारा 19 तक। आज हम बात करेंगे धारा 20 से आगे की बातें। तो धारा 19 तक जो हमने देखा था वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक बार रिवाइज करिएगा। पुरानी चीज़ें आज की क्लास से जुड़ेंगी क्योंकि पहले हमने राज्य सरकार के क्या काम हैं उनको विभिन्न अधिनियम में देखा। अब उन्हीं को आखिरी में समराइज करके इस अधिनियम में फिर से बताया गया है। तो सारी चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पुरानी चीज़ों को आप याद करते चलेंगे और नोट्स को ध्यान से पलटते चलेंगे तो चीज़ें बहुत मतलब अच्छी तरीके से आपकी रिवाइज हो जाएंगी। आज देखते हैं धारा 20। धारा 20 के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। धारा 20 जांच से संबंधित शक्तियों की बात करता है। हमने धारा 16 में देखा था, 16 में देखा था कि एक राज्य खाद्य आयोग बनाया जाएगा। धारा 15 में देखा था कि जिला शिकायत निवारक अधिकरण या व्यवस्था जो बनाई जाएगी, उसके बाद उसी की अपील धारा 16 के अंतर्गत हम राज्य खाद्य आयोग में कर सकते हैं। तो राज्य खाद्य आयोग जब जांच करेगा किसी भी विषय का जो उसके सामने लाए जाएंगे, या फिर वो स्वप्रेरणा से अगर ऐसा कुछ करता है, यानी उसको लगता है कहीं पे अनियमितता है और वहां पे वो जांच के लिए ऐसा विचार बनाता है कि मुझे जांच करना चाहिए, तो उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी इसको धारा 20 में बताया गया है। पहली बात, सिविल न्यायालय के बराबर इसको शक्ति प्राप्त होगी। ये आपसे पूछा जा सकता है। सिविल न्यायालय के बराबर जांच की शक्ति प्राप्त होगी। ध्यान रखेंगे, सिविल न्यायालय के बराबर शक्ति प्राप्त होगी, इसका मतलब ये है कि केवल जांच की शक्ति प्राप्त होगी, निर्णय सुनाने की शक्ति इसके पास नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे अब समझते हैं। जांच की शक्ति का मतलब ये है कि निर्णय सुनाने और जांच की शक्ति का मतलब यह है कि तथ्यों की जांच करेगा, सबूतों की जांच करेगा, सही है या गलत है। निर्णय सुनाने की शक्ति का मतलब यह है कि उसके लिए सजा का प्रावधान कर सकता है। तो राज्य आयोग के पास ये व्यवस्था नहीं है कि वो सजा का प्रावधान करे, लेकिन आगे ऐसी व्यवस्था बनाई गई है इसी राज्य आयोग के अंदर कि वो सजा भी दे सकता है। कुल मिला के जांच की शक्तियों के बारे में धारा 20 में बताया गया। तो उसको सिविल न्यायालय की शक्तियों के बराबर, सिविल न्यायालय की जांच की शक्ति के बराबर स्वयं जांच करने की शक्ति होगी, यानी राज्य खाद्य आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियों के बराबर शक्ति रखेगा जांच के मामले में। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं उसको आप नोट डाउन करें तो कर लेंगे। पहला है किसी व्यक्ति को समन करना या हाजिर करना या शपथ या उसकी परीक्षा करना। दूसरा, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए बोलना। तीसरा है साक्ष्य पत्रों का शपथ पत्रों का साक्ष्य ग्रहण करना, यानी सबूत इकट्ठा करना। चौथा है किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक सेवक लोक अभिलेख या उसकी प्रति मंगाना, ये भी इसके अंतर्गत है। और पांचवा है साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, यानी अगर मान लीजिए कोई दस्तावेज में शंका, या दस्तावेज मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई शंका शुबा है, तो उसके लिए एक कमीशन बना सकती है कौन? राज्य खाद्य आयोग, ताकि वो उस डॉक्यूमेंट की जांच कर सके। तो इस तरीके से 5 तरीके की शक्तियां मुख्य रूप से उसको दी गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि सिविल न्यायालय की शक्ति के बराबर उसको शक्ति प्राप्त होगी। ये था धारा 20 का उपधारा 1 के अंतर्गत ये सारी चीजें थी, जो कि क ख ग के रूप में आगे अंग तक दिया गया है। क ख ग अंग तक 5 खंड में इसको बताया गया है कि क्या क्या शक्तियां होंगी। अब देखते हैं
धारा 20 की ही उपधारा 2 क्या कहता है, अगर मान लीजिए राज्य आयोग के बारे में कुछ ऐसी राज्य खाद्य आयोग के पास कुछ ऐसा विषय आता है जिसको कि जांच करने की शक्ति उसके पास नहीं है, अर्थात राज्य आयोग को किसी मामले जिसका विचारण करने की अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने की शक्ति होगी तथा मजिस्ट्रेट इसको ऐसा मामला अग्रेसित किया जाता है, अभियुक्त परिवाद सुनवाई मानव दंड संहिता इतना अग्रेसित किया गया। कुल मिला के इसमें यह बात कहा गया है कि मान लीजिए राज्य खाद्य आयोग ने जांच किया या फिर कुछ जांच की शक्ति उसके पास नहीं है, अब उसने कुछ जांच किया और जांच करने के बाद एक व्यक्ति को पाया कि वो दोषी है, तो दोषी है इस मामले में उसको आगे के कार्यवाही के लिए इस मामले में जो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने ये मामला प्रेषित कर दिया जाएगा, यानी ये जांच का रिपोर्ट उनके पास भेज दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास और मजिस्ट्रेट उस पर निर्णय सुनाएंगे। तो इस तरीके से धारा 20 खत्म हो गया। अब धारा 21 देखते हैं। धारा 21 के अंतर्गत राज्य आयोग का कोई कार्यवाही का विधि मान्य न होना बताया गया है, यानी राज्य आयोग की कोई कार्यवाही इस रूप में अविधिपूर्ण नहीं मानी जाएगी जो कि नीचे शर्तें बताई गई। जैसे राज्य आयोग ने कोई कार्य किया, अब आप उस पे राज्य आयोग ने कोई निर्णय दिया, अब उस निर्णय पे आप क्लेम करना चाहते हैं कि राज्य आयोग में 6 सदस्य होते हैं और 6 सदस्य में 2 सदस्य तो आए ही नहीं थे, तब ये निर्णय जो है वो सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि राज्य आयोग ने जो निर्णय दिया है वो सही निर्णय दिया है। उसी में 2, 3, 4 बिंदु इसमें बताए गए हैं। किसमें? धारा 21 के अंतर्गत। तो पहला है, राज्य आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा, यानी इलीगल नहीं माना जाएगा। जैसे राज्य आयोग में कोई पद रिक्त हो या गठन में कोई त्रुटि हो, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में त्रुटि हो। तीसरा पॉइंट है, राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता के मामले के गुणगान प्रभाव नहीं डालती। तो इस तरीके से 3 बिंदु हैं। कुल मिला के अगर आप कहें कि कोई व्यक्ति अयोग्य था जो राज्य आयोग में चला गया, सरकार की गलतियों की वजह से चला जाएगा, राज्य आयोग का सदस्य बन गया, अब उस सदस्य ने जो निर्णय दिया है वो अविधिपूर्ण है यानी सही नहीं है, तो इस मामले में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, जो उसका निर्णय है वही निर्णय सही होगा। ये चीज इसमें बताया गया। तो इस तरीके से अध्याय 7 खत्म हुआ। अध्याय 7 के अंतर्गत हमने 21 धाराओं तक का अध्ययन किया। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को ये सारी धाराएं और सारी चीज़ें एक बार में याद होने वाली नहीं हैं, उसके लिए आपको टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए और टेस्ट सीरीज एनालाइजर ऐप पर भी उपलब्ध है। अभी आप इसको 665 रुपये में फुली डिस्क्राइब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आप 96 17 41 36 76 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मैसेज करके फूड टेस्ट लिखेंगे तो इधर से आपको रिप्लाई मिल जाएगा और उससे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि रिवीजन का सबसे बेहतर उपाय, याद रखने का सबसे बेहतर उपाय टेस्ट सीरीज ही है। तो मैं बार बार इस चीज़ को बोलूँगा, महिला पर्यवेक्षक में भी इसी चीज़ को बोला था और दोबारा भी बोलूँगा क्योंकि ये सही बात है इसलिए। तो अध्याय 7 तक हमने देख लिया, अब अध्याय 8 की बात करते हैं। अध्याय 8 मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार की बाध्यताओं पर बात करता है। खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार की बाध्यताएं का मतलब ये है कि खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है 2013 उसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार की क्या काम होंगे, उसके बाद हम राज्य सरकार के काम क्या होंगे उस पर भी बात करेंगे। तो क्या काम हो सकते हैं केंद्रीय सरकार की? केंद्रीय सरकार की यही काम हो सकते हैं कि जो भी केंद्र सरकार के दायित्व हमने पहले पढ़े उन दायित्वों को पूरा करें। जैसे कुछ उदाहरण के थ्रू हम इसको समझते हैं।
जैसे पहला है 22 अध्याय 8 का धारा 22 की बात करता हूं। 22 के अंतर्गत भी 22(1) की बात करता हूं सबसे पहले। तो केंद्र सरकार की जवाबदेहिता क्या है? केंद्र सरकार की जवाबदेहिता यही है कि जिस मूल्य पर अनाज दिया जाना है, खाद्यान्न दिया जाना है लोगों को, उस मूल्य पर खाद्यान्न वो राज्य सरकार को उपलब्ध कराए। ये पहली जवाबदेहिता, जिसको कि धारा 28 की उपधारा 1 में लिखा गया है। किस मूल्य पर? उचित मूल्य पर, जिस मूल्य पर अनुसूची 1 में दर्शाया गया है। अनुसूची 1 में क्या दर्शाया गया है कि चावल 3 रुपए किलो की दर से, गेहूं 2 रुपए किलो की दर से और मोटा अनाज 1 रुपए किलो की दर से उपलब्ध कराने की व्यवस्था केंद्र सरकार राज्य सरकार को करेगी। तो इस तरीके से वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को उपलब्ध कराए, यह धारा 22 की उपधारा 1 कहती है। दूसरी बात है कि केंद्रीय सरकार धारा 10 के अधीन प्रत्येक पात्र की गई गृहस्थियों के व्यक्तियों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न आवंटित करे। हमने धारा 10 में देखा था कि राज्य सरकार का ये दायित्व है, ये काम है कि वो जो लाभार्थी वर्ग होगा उसका लिस्ट बनाएंगे। अब उसमें जितने लोग आएंगे, हमने 75% ग्रामीण क्षेत्र और 50% शहरी क्षेत्र की बात की थी, वो आपको याद होगा कि 75% तक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कवर करना है इसमें, 75% जनसंख्या को, और 50% शहरी क्षेत्र वालों को, 75 ग्रामीण को, 50 शहरी वालों को। तो उसके लिए जो राज्य सरकार लिस्ट बनाएगी वो किसके अनुसार बनाएगी? धारा 10 के अनुसार, पहले पढ़ चुके हैं। अब उस धारा 10 के अनुसार जो भी लिस्ट बनाया जाएगा, उस लिस्ट के अनुसार जितना खाद्यान्न का आवंटन राज्य सरकार को धारा 10 के अंतर्गत लाभार्थियों को करना है, उन लाभार्थियों की संख्या के अनुसार उन लाभार्थियों को जितना अनाज देना है, जितना खाद्यान्न देना है, उतना खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम किसका है? केंद्र सरकार का। किसको? राज्य सरकार को। तब तो राज्य सरकार बांटेगी। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय सरकार धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों के संबंध में गृहस्थों और व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्न राज्य सरकारों को उपलब्ध कराएगी। तो धारा 4 और धारा 5, धारा 6 पढ़ चुके हैं, तो इस पर विशेष बात करना ज़्यादा टाइम को खींचना सही नहीं है। अब धारा 4, 5 और 6 को एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके अंतर्गत जो भी हितग्राही हैं, उन हितग्राहियों को केंद्र सरकार का काम होगा। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं केंद्र सरकार के कार्य में, लेकिन ये उतने महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। बाकी आप PDF अगर उतारे होंगे, डाउनलोड किए होंगे, तो जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर पढ़ना चाहें तो। वैसे खास महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक बार पढ़ लिया है पहले। इन सारी चीजों को एक बार पढ़ लिया है कि केंद्र सरकार क्या क्या काम करेगी। उसी चीज को एक बार दूसरे तरीके से पढ़ा जा रहा है। समझे? समझ नहीं रहे होंगे आप, मैं बता रहा हूं। जैसे पहले हमने पढ़ा कि 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो मोटा अनाज कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी। अब उसी चीज को हम दोबारा पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कौन किसका काम है उस चीज को स्पष्ट रूप से डिफाइन कर दिया गया है इसी अधिनियम में, इसलिए। चलिए अब देखते हैं धारा 22 के बाद धारा 23। धारा 23 एक महत्वपूर्ण धारा है, जिस धारा को आपको याद रखना चाहिए। अध्याय 8 के अंतर्गत 2 धाराएं ही हैं। एक धारा है धारा 22 और धारा 23। खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की बाध्यताओं में सामान्य रूप से जो हमने पढ़ा, उन जो सामान्य रूप से केंद्र सरकार ने अधिनियम में रख रखा है कि भाई इस तरीके से खाद्य सुरक्षा दिया जाएगा, तो वो सारा खाद्यान्न वगैरह उपलब्ध कराना, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, पहुंचाना, ये सब केंद्र सरकार का काम है। लेकिन इतना तो हमने पढ़ रखा था, ये धारा 22 वाला जितना भी भाग है उसको। धारा 23 एक महत्वपूर्ण भाग है, जिस धारा 23 को हम थोड़ा सा, धारा 23 इसका महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हमको पढ़ना चाहिए। धारा 23 इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको हमने पढ़ा नहीं है, और इस टॉपिक से यानी धारा 23 को स्पष्ट रूप से साफ साफ आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए।
धारा 22 के अंतर्गत हमने देखा कि जिस मूल्य पर अनुसूची 1 में यानी लिस्ट जो 1 बनाया गया है, 4 लिस्ट है, पहले से बात हो चुकी है हमारी। तो 4 लिस्ट में जो अनुसूची 1 में है, उस अनुसूची 1 में दर के बारे में बताया गया है कि इस मूल्य पर अनाज मिलेगा, जैसे गेहूं, चावल या मोटा अनाज किस किस मूल्य पर मिलेगा, यानी केंद्र सरकार उसी मूल्य पर राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगी और राज्य सरकार पीडीएस के माध्यम से फाइनली सार्वजनिक वितरण प्रणाली या सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकान जो होगी उसके माध्यम से जो हितग्राही होंगे वहां तक उपलब्ध कराएगी। तो अगर मान लीजिए इस मूल्य पर केंद्र सरकार उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है या उसके पास खाद्यान्न की कमी है, तब क्या होगा? तब हमारा काम आएगा धारा 23। ठीक है, तब काम आएगा धारा 23। इसमें कहा गया है केंद्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराया जाना, यानी कुछ मामलों में, कुछ विषयों में, कुछ समय पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराएगी। यानी यदि केंद्र सरकार अनाज उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाती है तो उस अनाज के मूल्य के बराबर राज्य सरकार को पैसा दे देगी और राज्य सरकार जो होगी उस पैसे से अनाज खरीदेगी और उस पैसे से अनाज खरीद के लोगों को बांटेगी। यही कहता है आपका धारा 23 साफ साफ तौर पे। आइए देखते हैं अध्याय 8 के बाद अध्याय 9। अध्याय 9 में बताया गया है कि जो खाद्य सुरक्षा के विषय में राज्य सरकार की क्या बाध्यताएं होंगी, यानी राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा के मामले में क्या क्या काम करेगा। तो इस मामले में जो काम था उसको हमने पहले भी पढ़ा है, पीडीएस में सुधार या फिर लिस्ट बनाना, लोगों का हितग्राहियों का लिस्ट बनाना, लेकिन उसको फिर से हम यहाँ पे अध्याय 9 में लिखा गया है तो हम इसको पढ़ेंगे। अध्याय 9 के अंतर्गत जो धारा 1 है, धारा 24, धारा 24 से शुरू करते हैं। वैसे इसको हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। बस 1 मिनट का ब्रेक लूंगा। तो धारा 24 पढ़ रहे थे, ब्रेक ले लिया था ना। धारा 24 हम पढ़ रहे थे। धारा 24 में राज्य सरकार के क्या बाध्यताएं होंगी उसका पहला बिंदु हम देखेंगे। तो राज्य सरकार का मुख्य काम क्या है इस अधिनियम के अंतर्गत? इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार का मुख्य काम है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी स्कीम आएगी उसका कार्यान्वयन करना और उसका मॉनिटरिंग करना। कार्यान्वयन करना मतलब उसको एग्जीक्यूट करना, काम को चालू करना, और दूसरा मॉनिटरिंग करने का मतलब ये है कि उस काम को देखना कि वो काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे एक सामान्य से उदाहरण में मैं बताऊं आपको, मान लीजिए आपके घर में एक मोटर लगा है, ये मोटर पानी भरने का काम करता है और आपको बोला गया कि आपका काम ये है कि मोटर को चालू करना, यानी ये मोटर सही चल रहा है कि नहीं उसका काम देखना और मतलब मॉनिटरिंग करना, 2 चीजें। तो यहाँ पे आपका सिंटेक्स का टैंकी लगा हुआ है और यहाँ से पानी जाता है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, इसको बटन दबाएंगे, आप प्रेस करेंगे और प्रेस करके आप मोटर को चालू कर देंगे। चालू करना मतलब कार्यान्वित करना, कार्यान्वित कर दिया आपने। अब उसके बाद मॉनिटरिंग करना कि आप समय समय पर आप यहाँ पे देखेंगे कि पानी भर रहा है, कितना भरा है, उसके बाद आप मोटर को बंद करेंगे। बहुत सामान्य सी बात है। चलिए अब दूसरा समझते हैं। तो यही 2 काम है इसका, मुख्य रूप से इसी 2 तरीके के काम है, इसके अंतर्गत विभिन्न काम आते हैं। तो धारा 24 की जो उपधारा 1 है बस यही बताता है कि कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग का काम इसका है। किसका? राज्य सरकार का। इसके धारा 1 में जो है, और धारा 2 कुछ और चीजें बताता है जिस पर बात करते हैं। क्या बताता है धारा 2? धारा 2 बताता है कि जो खाद्यान्न है वो उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचे। धारा 2 का क बताता है कि खाद्यान्न जो है उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचे। ख क्या कहता है? उचित मूल्य की दुकान से उस हितग्राही तक पहुंचे जिस हितग्राही के लिए वो खाद्यान्न भेजा गया है। तो ये 2 बातें इसके अंतर्गत हैं। अब देखते हैं धारा 3। धारा 3 इसी के अंतर्गत उपधारा 3, 1, 2 और ये 3।
उपधारा 3 क्या कहता है, वास्तविक परिधान, यानी राज्य सरकार ये देखने का प्रयास करेगी उपधारा 3 के अंतर्गत कि जिसको अनाज दिया जाना था, जिसको खाद्यान्न दिया जाना था इस अधिनियम के अंतर्गत, उसी वास्तविक व्यक्ति को ये अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुल मिला के मॉनिटरिंग का काम करेगी। अब 4 देखते हैं इसी के अंतर्गत, उपधारा 4। उपधारा 4 क्या है, उपधारा 4 आपको याद होगा एक धारा 8 हमने पढ़ा था, उस धारा 8 के अंतर्गत हमने देखा था कि राज्य सरकार अगर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में या फिर अनाज उपलब्ध कराने में असमर्थ होती है तो वो खाद्य सुरक्षा भत्ता देगी। तो उसी खाद्य सुरक्षा भत्ता देगी, इसी चीज को इसकी मतलब धारा 4 की धारा 24 की उपधारा 4 में लिखा गया है। आइए अब आगे देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब एक तरीके से रिवीजन चल रहा है, समझिए आप, तो समझने वाली कोई बात इसमें खास है नहीं। अब इसी की जो धारा 24 है उसके अंतर्गत ही उपधारा 5 है। उपधारा 5 में क्या है, प्रत्येक राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दक्षतापूर्ण प्रचालन के लिए काम करेगी, यानी जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो ठीक ठाक तरीके से चले, इसके लिए काम करेगी राज्य सरकार। तो इसके लिए क्या क्या काम कर सकती है राज्य सरकार, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटरीकरण या फिर जो जीपीएस लगाया जा रहे हैं, सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। अब देखते हैं धारा 10, सॉरी धारा 10 नहीं, अध्याय 9 के अंतर्गत धारा 24 देखा, धारा 24 एक ही है। अब देखते हैं अध्याय 10 के अंतर्गत विभिन्न धाराएं। अध्याय 10 के अंतर्गत पहली धारा जो है धारा 25 है। अब इस धारा 25 में विभिन्न चीजें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसे एक ठीक ठाक समझ आपकी अगर हो गई होगी इस विषय में तो आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। तो धारा 25 के अंतर्गत क्या है, स्थानीय प्राधिकारी, धारा 25 का उपधारा 1 है पहला, स्थानीय प्राधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे, कहता है। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब जो हमने पढ़ा था नगर पंचायत, नगर निगम और ये ग्राम पंचायत, ये सारी चीजें जो पढ़ी थी, स्वयं सहायता समूह जो पढ़ा था, सेल्फ हेल्प वो एनजीओ जो पढ़ा था, जिसको कि दुकान के संचालन के लिए दिया जाएगा प्राथमिकता, और वो इसके कार्यान्वयन के लिए सही तरीके से चले उसके लिए उत्तरदायी होंगे, ये धारा 25 का उपधारा 1 कहता है। उपधारा 2 क्या कहता है, धारा 25 का उपधारा 2, धारा 25 का उपधारा 2 कहता है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो कुछ अतिरिक्त उत्तरदायित्व ऐसी जो स्थानीय प्राधिकरण है उनको दे सकती है और उनको इस विषय में काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं 26 धारा, अध्याय 10 के अंतर्गत धारा 26, अध्याय 10 के अंतर्गत धारा 26 ये कहता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब भी कोई नया अधिनियम मतलब नया कोई अधिसूचना जारी करेगा तो उस अधिसूचना में यदि कोई और उत्तरदायित्व इसको दिया जाएगा तो वो भी स्थानीय जो प्राधिकरण हो वो उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए मतलब उत्तरदायी होगा। कैसे उत्तरदायित्व हो सकते हैं, पहला मान लीजिए कोई स्कीम आ गया, कोई नया योजना आया, जैसे मान लीजिए किस तरीके की योजनाएं हो सकती हैं, जैसे देखें कि हमारा जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो 3 तरीके के अनाज की बात करता है, एक चावल, गेहूं और मोटा अनाज। चावल, गेहूं और मोटा अनाज 3 तरीके के अनाज की बात करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसके अलावा शक्कर भी देंगे जो कि देती भी है, इसके अलावा नमक भी देंगे जो कि देती भी है, या फिर चना देंगे। तो इन सब के लिए जब अधिसूचना निकाला जाएगा, नया स्कीम लाया जाएगा कि चना वितरण योजना या नमक वितरण योजना, तो उन जो अधिनियम निकाला जाएगा उस अधिनियम के अंतर्गत भी काम करेगी कौन, स्थानीय प्राधिकरण, यानी जो कुल मिला के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकान होगी वो। तो ये हो गया धारा 26।
अब देखते हैं अध्याय 11 के अंतर्गत पहला धारा 27। पहला धारा 27 जवाबदेही और पारदर्शिता की बात करता है, यानी अध्याय 11 ही पारदर्शिता और जवाबदेहिता की बात करता है, यानी इसको किस तरीके से पारदर्शी बनाया जाएगा इस पूरे के पूरे सिस्टम को, यानी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जो चलेंगी उन योजनाओं को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से पारदर्शी बनाया जाएगा और कौन इसके लिए जवाबदेह होगा, इस विषय में अध्याय 11 साफ साफ वर्णन करता है। पहला देखते हैं, अध्याय 11 का धारा 27 कहता है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी अभिलेखों को ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा और जनसाधारण के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी अभिलेखों को ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए। कुल मिला के इसमें दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मान लीजिए एक उदाहरण लेता हूं कि कोई लाभार्थी है, कोई लाभार्थी है का मतलब बहुत सारे लाभार्थी हैं इसके अंतर्गत, उनका लिस्ट की बात कर लेते हैं। लिस्ट कि कौन कौन इसके अंतर्गत लाभार्थी हैं, कौन हितग्राही, उनका लिस्ट है, उसको सार्वजनिक करना है। तो इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि राज्य सरकार के बनाए गए नियमों के अनुसार इसको वो किया जाएगा, क्या बोलते हैं, सार्वजनिक किया जाएगा। जैसे एक किस तरीके से नियम बनाए जा सकते हैं, पहला तो नियम बनाया जा सकता है कि इस सबको इंटरनेट में डाल दो। मान लो एक उदाहरण के थ्रू मैं बता रहा हूँ, इंटरनेट में डाल दो या कहीं पे चौक में चस्पा कर दो या दुकान के बाहर ही चस्पा करो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि तीन तरीके के नियम इसको सार्वजनिक करने के लिए बनाए जा सकते हैं। और भी नियम बनाए जा सकते हैं, अखबार में निकालिए, कुछ और भी चीजें होती होंगी, उस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। तो इस तरीके से राज्य सरकार जो नियम बनाएगी कि इस तरीके से आपको इसके जो दस्तावेज हैं, जो कागज हैं, जो भी इसके अंतर्गत जो भी अभिलेख है उनको सार्वजनिक करना है, तो उसी के तरीके से इसको सार्वजनिक किया जाएगा। तो ये कहता है धारा 27। अब देखते हैं आगे धारा 28। चलिए अब थोड़ा थोड़ा आसान आ रहा है, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा। धारा 28 सामाजिक संपरीक्षा की बात करता है, सोशल ऑडिट की बात करता है। ऑडिट का मतलब आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है अंकेक्षण या संपरीक्षा। जब आप कोई काम करते हैं, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ काम करते हैं, तो उसके लिए वो ऑडिटिंग कराते हैं सीए से। ऑडिटिंग कराने का मतलब ये है कि उसने जिस मद में जितना खर्चा किया है, जैसे उसने कहा कि मैंने फर्नीचर लिया है 2 लाख रुपए का, तो ऑडिटिंग का मतलब यही होता है कि जो 2 लाख रुपए का फर्नीचर का बिल उसने, या फिर 2 लाख रुपए के बारे में वो बता रहा है कि मैंने फर्नीचर लिया है, वो वास्तविक में लिया है या नहीं लिया है, इसी को कहा जाता है ऑडिटिंग। तो सीए जब ऑडिट करते हैं तो सीए ऑडिट करते हैं आपके बिल, आपके दस्तावेज आदि को देख करके। अब यहाँ पे एक चीज आ गया, सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। सोशल ऑडिट या सामाजिक संपरीक्षा, यानी समाज के लोग इसकी संपरीक्षा करेंगे कि उसका किस तरीके से वो जो काम चल रहा है, जो ये अधिनियम काम कर रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, यानी सही तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सही लोगों को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ऐसी व्यवस्था को सोशल ऑडिट की व्यवस्था कहा जाता है। ये व्यवस्था आप रोजगार गारंटी योजना अधिनियम वगैरह में भी देख सकते हैं। तो सोशल ऑडिट के लिए दो तरीके हैं, दो भाग में बताए गए हैं। धारा 28 के अंतर्गत मुख्य रूप से सोशल ऑडिट है, तो इसका उपधारा 1 है और उपधारा 2 है। ठीक है। उपधारा 1 कहता है कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या कोई ऐसा अन्य प्राधिकारी या निकाय जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जाए उचित
दर दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के समय समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा। और ये किस तरीके से किस नियम के अनुसार कराए जाएंगे, तो राज्य सरकार जैसा डिसाइड करेगी उस नियम के अनुसार सामाजिक संपरीक्षा किया जाएगा। कुल मिला के कुछ लोगों का समूह बना दिया जाएगा, वो जाकर के देखेंगे जो उचित मूल्य की दुकान है, उचित दर की दुकान है, वहां पर जाकर के देखेंगे जिसको वास्तव में अनाज मिलना था उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यही चीज इसके अंतर्गत सोशल ऑडिट की बात की गई है, यानी जो हितग्राही है उसको मिल रहा है कि नहीं, जितना मिल रहा है सही दाम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये कौन देखेगा, तो सरकार जो है वो जो स्थानीय स्तर पे कुछ लोग होंगे जिनका एक समूह बना देगा राज्य सरकार, और उनको बताएगा कि आप इस तरीके से इसका ऑडिट करेंगे, जिस नियम के अनुसार बताएगा उसी नियम के अनुसार वो ऑडिट करेंगे। दूसरा है केंद्रीय सरकार भी चाहे तो इसका सामाजिक अंकेक्षण करा सकती है, और केंद्रीय सरकार जब सामाजिक अंकेक्षण कराएगी तो या तो केंद्र सरकार खुद कर सकती है या फिर किसी अथॉरिटी को दे सकती है, यानी कोई स्वतंत्र अभिकरण, कोई इंडिपेंडेंट जो अथॉरिटी होगी उसको दे सकती है कि आप इसका सामाजिक अंकेक्षण करिए। तो इस तरीके से दो भाग हैं, एक तो है राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर कराएगी और केंद्र सरकार जो कराएगी वो स्वतंत्र अभिकरण के माध्यम से कराएगी। अब देखते हैं धारा 29। धारा 29 है सतर्कता समितियों का गठन। तो सतर्कता समिति का गठन जो है वो राज्य सरकार करेगी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता उचित कार्यकरण के लिए ऐसी प्रणाली की सुनिश्चितता के लिए राज्य सरकार जिला, ब्लॉक और उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर समय समय पर जो है सतर्कता समिति का गठन करेगी। सतर्कता समिति का काम क्या होगा उसको आगे बताया गया है। सतर्कता समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, इसी धारा 29 के अंतर्गत ही। पहला तो बताया है कि राज्य सरकार, उपधारा 1 में बताया गया कि राज्य सरकार इसका गठन करेगी, और उपधारा 2 में इसके काम को बताया गया है। किसके काम को? सतर्कता समिति के काम को, कि इसके काम क्या होंगे। इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना इसका काम होगा। इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अतिक्रमण होता है तो जिला शिकायत निवारक अधिकारी को लिखित रूप में आवेदन देना, शिकायत करना। तीसरा, किसी अनाचार या निधियों का दुरुपयोग होता है, कुल मिलाकर यदि पैसे का दुरुपयोग होता है तब भी जिला शिकायत निवारक अधिकारी को सूचना देना। इससे पहले क्या पढ़ा हमने? यदि उपबंधों का अतिक्रमण होता है तो, और दूसरा निधियों का यानी पैसों का हेर फेर कुछ ऐसा मामला बनता है तो भी जिला शिकायत निवारक अधिकारी को ये सूचना देगी लिखित में। कौन? सतर्कता समिति। सतर्कता समिति का गठन धारा 29 की उपधारा 1 के अंतर्गत राज्य सरकार करेगी, जो कि जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे या सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानें जहां पे हैं उस स्तर पे बनाई जा सकती है, 2-3 स्तर पे। ठीक है, इस तरीके से धारा 29 भी खत्म हुआ और अध्याय 11 भी खत्म हुआ। अब देखते हैं अध्याय 12। अध्याय 12 में दो धाराएं हैं मुख्य रूप से क्या, दो ही धाराएं हैं। पहली धारा है धारा 30 और दूसरी धारा है धारा 31। धारा 30 जो है वो केंद्र सरकार के लिए है और धारा 31 केंद्र सरकार के लिए नहीं है, गलती से भूल गया। धारा 30 और धारा 31 दो धाराएं हैं। अब दोनों धाराओं के बारे में हम पढ़ते हैं। धारा 30 जो कहता है वो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों को विशेष सहायता पहुंचाने का प्रयास केंद्र और राज्य सरकार करेगी, ये धारा 30 कहता है। धारा 31 कहता है कि जो पोषाहार संबंधी जो सुरक्षा है, जो अनुसूची 3 में बताया गया है। अनुसूची 3 में पोषाहार संबंधी सुरक्षा बताया गया है, जो मैं बताया था आपको कि 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं, जैसे छोटे सीमांत किसानों को सुरक्षित उपायों के माध्यम से भूमि संबंधी सुधार वगैरह, ये किसमें है? अनुसूची 3 में। इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में ध्यान से। तो अनुसूची 3 के अंतर्गत जो भी काम होगा उसको ठीक ठाक तरीके से करने का प्रयास कौन करेगा? केंद्र सरकार भी करेगी और राज्य सरकार भी करेगी, स्थानीय प्राधिकारी भी इस पर काम करेंगे। तो धारा 30 और 31 कोई महत्वपूर्ण धारा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
अब देखते हैं अध्याय 13। अध्याय 13 क्या होता है? अध्याय 13 मतलब ये आखिरी अध्याय है, और अध्याय 13 का मतलब है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब है विविध, जो चीजें छूट गई हैं, छोटी मोटी चीजें, उनको इसमें सारी चीजों को कवर किया गया है। धारा 32 इसके अंतर्गत पहला धारा है, धारा 32। धारा 32 कहता है कि पहले से जो खाद्य से संबंधित मतलब स्कीम चल रही थी, इस अधिनियम के आने के तुरंत बाद बंद नहीं होंगी, यानी वो स्कीमें वो पहले वाली स्कीमें योजनाएं जो हैं वो चलती रहेंगी। धारा 32 तो देख लिया, धारा 32 का 1 था, यानी पहले वाली योजनाएं चलती रहेगी। धारा 32 का 2 पढ़ते हैं। धारा 32 का 2 कहता है, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अपने स्वयं के स्रोतों से अधिनियम के अधीन उपबंधित फायदों से उच्चतर फायदों का उपबंध करने के लिए खाद्य पोषण आधारित स्कीमें जारी रख सकेंगी या विचारित कर सकेंगी, यानी नया स्कीम भी चालू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस अधिनियम में जितने स्कीम बताए गए हैं या फिर इस अधिनियम के अंतर्गत जितनी सुविधाएं हितग्राहियों को मिलने की बात की गई है उतनी सुविधाएं ही मिलेंगी। यदि राज्य सरकार के पास सक्षमता है, उसके पास संसाधन है, तो उससे अधिक स्कीम, उससे अधिक सुविधाएं भी वो अपने हितग्राहियों को दे सकती है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप चना मिलता है, गेहूं ये मिलता है, नमक मिलता है, शक्कर मिलता है, केरोसिन मिलता है। तो ये कैसे मिलता है? ये इसलिए मिलता है क्योंकि इस अधिनियम के धारा 32 की उपधारा 2 में ऐसा किया गया है कि राज्य सरकार अलग से कुछ एक्स्ट्रा देना चाहे तो वो भी दे सकती है। तो ये धारा 32 की उपधारा 2 भी खत्म हो गया। अब धारा 33 देखते हैं। धारा 33 जो सजा के बारे में बताता है, सजा के बारे में यानी शास्तियों के बारे में। शास्तियां हो या सजा हो, बात एक ही, ठीक है, ध्यान रखेंगे। धारा 33 जो है सजा के बारे में बताता है। यह कहता है कि यदि कोई लोक सेवक या प्राधिकारी जो कि जिसके विरुद्ध काम हुआ था, जिसके विरुद्ध अपील का शिकायत कहाँ हुआ था, जिला शिकायत निवारक अधिकारी के पास शिकायत हुआ था, और उसने कुछ सिफारिश की थी, और उस सिफारिश के बाद उसने सिफारिश की थी, क्या सिफारिश, कि कुछ अनुतोष के रूप में, यानी कुछ हर्जाने के रूप में सामने वाली पार्टी को दिया जाए, और वो हर्जाना जो लोक सेवक है उसने नहीं दिया। तब की स्थिति में उस लोक सेवक को सजा मिलेगी, और सजा क्या मिलेगा? 5,000 रुपए का जुर्माना। 5,000 रुपए का जुर्माना, 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा जुर्माना लगाने से पहले लोक सेवक की सारी बातों को सुनना चाहिए। किसको? राज्य आयोग को, राज्य खाद्य आयोग को। आइए आगे बढ़ते हैं। धारा 33 के बाद अब देखते हैं धारा 34। धारा 34 यही कहता है, धारा 34 ये कहता है कि जो अभी जो हमने पढ़ा धारा 33 के अंतर्गत ही 5,000 रुपए तक का जुर्माना, 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये जुर्माना कौन लगाएगा ये बताता है धारा 34। तो धारा 34 में 2 उपधाराएं हैं, लेकिन एक उपधारा को आपको महत्वपूर्ण रूप से, पहले उपधारा को याद रखना चाहिए कि इसके अंतर्गत राज्य आयोग जो होगा वो एक जांच करने के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिकृत करेगा, प्राधिकृत करेगा किसी को, और उसी को ये सजा यानी 5,000 रुपए सजा सुनाने का प्रावधान है। और जो न्याय निर्णायक अधिकारी होगा वो अधिकारी धारा 33 के अंतर्गत जो भी उल्लंघन हुआ है, यानी वो क्यों युक्त कारणों से यदि वो अनुतोष नहीं दिया है, हर्जाना नहीं दिया है सामने वाली पार्टी को, तब ये निर्णय सुनाएगी। ठीक है, अब धारा 35 देखते हैं। धारा 35 कहता है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति। कुल मिला के केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति का मतलब ये है
क्या है बताता हूं। इसमें उपधारा 1 है और उपधारा 2 है, दो उपधाराएं हैं। पहला उपधारा केंद्र सरकार के बारे में और दूसरा उपधारा राज्य सरकार के बारे में बताता है। ये बताता है कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों, इस अधिनियम के अंतर्गत जो उसकी शक्तियां होंगी, उन शक्तियों के प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी शक्ति दे सकता है। उसी तरीके से 35 की उपधारा 2 बताता है कि राज्य सरकार के पास जो भी उत्तरदायित्व या कर्तव्य होंगे या जो शक्तियां होंगी, उन शक्तियों का उपयोग करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी शक्ति दे सकता है, ताकि उस शक्ति, तो वो अधिकारी या कर्मचारी जो काम करेंगे वो ये माना जाएगा राज्य सरकार का किया हुआ काम है। ये धारा 35 बता रहे हैं। अब देखते हैं धारा 36। धारा 36 कहता है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, यानी इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो पुराने से स्कीम चल रहे थे उस स्कीम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो स्कीम चाहे तो इसी के अंदर मर्ज हो सकते। धारा 37 देखते हैं। धारा 37 अनुसूचियों के बारे में है, यानी जो विभिन्न प्रकार की अनुसूची, 4 अनुसूचियां हैं, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4, जो कि लिस्ट है। विशेष प्रकार से मैं बता चुका हूं कि वो लिस्ट है और उन लिस्ट में संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ये धारा 37 बताता है। धारा 37 का 1 बताता है कि केंद्र सरकार के पास संशोधन करने की शक्ति। इसी का उपधारा 2 बताता है कि यदि कोई ऐसा संशोधन किया जाता है तो उस संशोधन का अधिसूचना निकाला जाएगा और उस अधिसूचना के विषय में जो भी बातें होंगी उसको संसद के समक्ष यथाशीघ्र, यानी जितनी जल्दी हो सके, रखा जाएगा। तो एक तो है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है केंद्र द्वारा, और उपधारा 2 है कि यदि ऐसा संशोधन किया जाता है, कोई अधिसूचना निकाला जाए। ध्यान रखेंगे कोई भी संशोधन होगा तो अधिसूचना निकलेगा और उस अधिसूचना के विषय में संसद को बताना कि इस तरीके से हमने इसको चेंज किया है। आइए अब देखते हैं धारा 38। केंद्र सरकार निर्देश देने की शक्ति। केंद्र सरकार इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए समय समय पर राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। धारा 38। धारा 39 देखते हैं। धारा 39 से केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। यानी राज्य केंद्र सरकार कोई नियम बना रही है तो उसके लिए उसके पास 2 विकल्प हैं, या तो राज्य सरकार से परामर्श ले और उसके लिए अधिसूचना निकाल दे। बस धारा 29 में यही है। सॉरी, धारा 29 बोल रहा हूँ, धारा 39 में। धारा 39 का एक महत्वपूर्ण उपधारा है उपधारा 3। 1 और 2 मैंने छोड़ दिया, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन धारा 3 महत्वपूर्ण है। इससे आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है। केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, यदि कोई भी नियम बनाती है, धारा किसके अंतर्गत? धारा 39 के अंतर्गत। धारा 39 के अंतर्गत नियम कैसे बना सकती है? इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए जब नियम राज्य सरकार बनाए, केंद्र सरकार कोई नियम बनाएगी तो राज्य सरकार से परामर्श लेगी और दूसरा बात अधिसूचना द्वारा ऐसा नियम बना सकेगी। लेकिन ऐसा कोई नियम अगर केंद्र सरकार बनाती है तो उसको संसद के सत्र शुरू होने के 30 दिन के अंदर संसद में इसे रखना होगा, संसद को बताना होगा। किसमें? धारा 39 की उपधारा 3 के तहत। आइए देखते हैं धारा 40 क्या कहता है। राज्य के नियम बनाने की शक्ति। राज्य के नियम बनाने की शक्ति में क्या हो जाएगा? राज्य जो पात्र गृहस्थियों की जो पहचान करेगा उस विषय में नियम बनाएगा। आंतरिक शिकायत समिति बनाना है, उस विषय में नियम बनाएगा कि उसमें क्या योग्यता होगी उसके अधिकारी की, कर्मचारी की। या धारा 15 के अंतर्गत जो जिला शिकायत निवारक अधिकारी की क्या योग्यता होंगी, क्या शक्तियां होंगी, इस विषय में नियम बनाएगा। तो इस सब विषय में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। और राज्य सरकार के पास ये शक्ति कहां से है? धारा 40 से। अब धारा
41 देखते हैं। छह धाराएं और हैं, बस 5 धाराएं, बस इसको थोड़ा सा ब्रेक लेके आगे पढ़ा रहा हूं। आइए भाई, आओ प्यारे वीरों, आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ। ये धारा 41 पढ़ना है हमको, नहीं अब ज़्यादा नहीं बचा है, ये अधिनियम खत्म होने वाला है। धारा 45 फट से 5 अधिनियम, 5 धाराएं, फिर खत्म खत्म खत्म। ठीक है, तो धारा 41 कहता है स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि के लिए संक्रमणकालीन उपबंध, यानी इस अधिनियम के लागू होने तक जो पहले वाली स्कीम चल रही थी वो स्कीमें उसी तरीके से चलेंगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ये अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तब इस अधिनियम के अंतर्गत पुराने स्कीम भी समाहित कर लिए जाएंगे। यही कहता है धारा 41। धारा 42 क्या कहता है? कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। पहले भी कुछ हम लोग शायद नहीं पढ़े हैं, हम लोग वो महिला पर्यवेक्षक वाले पढ़े थे। तो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, इस अधिनियम के अंतर्गत 2 उपधाराएं दी गई हैं। इस धारा के अंतर्गत 2 उपधाराएं दी गई हैं। एक पहली उपधारा है 1, दूसरी उपधारा है 2। ठीक है, तो पहली उपधारा कहता है कि यदि इस अधिनियम को लागू करने में या फिर इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई होती है तो केंद्र सरकार उसको दूर कर सकती है। केंद्र सरकार इसके लिए अधिनियम में राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी और उसके बाद नया नियम बना देगी। लेकिन दूसरा उपधारा 2 क्या कहता है? ये तो केंद्र सरकार की शक्ति के बारे में बताता है कि वो इसके कठिनाइयों को दूर कर सकती है। लेकिन दूसरा कहता है कि 2 वर्ष के बाद ऐसा कोई अधिसूचना इसके कठिनाइयों को दूर करने के विषय में नहीं लाया जा सकता। यानी 2 वर्ष तक केंद्र सरकार को इस पर अध्ययन करना है और यदि कोई समस्या होती है तो उसको अधिसूचना ला सकती है, और यदि कोई समस्या न हो तो फिर 2 वर्ष के बाद इस पर कोई भी अधिसूचना नहीं लाया जा सकता। धारा 43 कहता है 15 और 16 के अधीन नियुक्ति करने वाले सेवा प्राध्यापकों धारा 43 का मतलब ये है, धारा 43 में 2 चीजें हैं, धारा 15 और धारा 16। यानी धारा 15 में जिला शिकायत निवारक अधिकारी और धारा 16 में राज्य खाद्य आयोग। उसके अंतर्गत जो भी प्राधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो भी गठन होगा उसके अंतर्गत जो भी लोग नियुक्त किए जाएंगे उसके लिए नियुक्ति के विषय में राज्य सरकार नियम बनाएगी। ये कहता है धारा 43। अब धारा 44 कहते हैं। क्या कहता है धारा 44? जल्दी से कह दे भाई। धारा 44 एक लूप होल छोड़ता है इस अधिनियम के विषय में। ये कहता है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन हकदार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे के लिए ऐसे युद्ध, बाढ़, सूखे, आग, चक्रवात या भूकंप की दशा के सिवाय इस अधिनियम के अधीन व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन नियमित रूप से प्रदायक पर प्रभाव पड़ता है दायी होगा। अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को दायी होगा। तो ये कहता है धारा 44 एक महत्वपूर्ण धारा है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो खाद्यान्न की व्यवस्था है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को बंद कर सकती है या फिर उनकी सेवाओं को बाधित कर सकती है। तो वो है धारा 44। इसको एकदम ध्यान से रट लीजिएगा। और इसके अंतर्गत विभिन्न बातें बताई गई हैं। क्या बातें हैं? जैसे युद्ध हो जाए, बाढ़, लिख लीजिए इसको, युद्ध, बाढ़, ऑप्शन में दे देगा ABCD या फिर कूट में दे देगा। युद्ध हो गया, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात या भूकंप की दशा होती है तब केंद्र सरकार या राज्य सरकार खाद्यान्न देने के लिए उत्तरदायी नहीं। लेकिन कैसे डिसाइड होगा कि बाढ़, युद्ध, सूखा, आग या चक्रवात या भूकंप की दशा निर्मित हुई है? तो इसके लिए योजना आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार जो होगी योजना आयोग के परामर्श से काम करेगी। योजना आयोग ऐसा घोषित करे
कि इस तरीके का मामला है, बाढ़ का मामला है, भूकंप का, चक्रवात का या फिर सूखा का, तब ही केंद्र सरकार इन चीज़ों को रोक सकती है, यानी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो सुविधाएं मिल रही थी उसको रोक सकती है। अब ध्यान रखिएगा, योजना आयोग अब खत्म हो चुका है, यानी योजना आयोग बदल चुका है, योजना आयोग के जगह पे आ गया है नीति आयोग। तो अब नीति आयोग के सलाह पर बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि होने पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार इन सुविधाओं को रोक सकती है। किस अधिनियम के अंतर्गत? धारा 44 के अंतर्गत। अब देखते हैं एक आखिरी धारा, जो धारा है धारा 45। आखिरी धारा है तो थोड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है। एक कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 इसके द्वारा निश्चित किया जाता है। मैंने सबसे पहले बताया था वीडियो में कि एक अध्यादेश भी लाया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से पहले एक अध्यादेश ले आया गया था और उसके 30 दिन बाद इस अधिनियम को संसद में पेश किया गया। तो सब जो विपक्षी दल थे वो काफी दुखी भी थे, काफी रुष्ट भी थे कि आखिर 30 दिन में क्या ऐसी समस्या आ गई थी कि आपने 30 दिन नहीं रुका, 30 दिन के मतलब 30 दिन के बाद इसे संसद के समक्ष आना ही था, तो आपने रुका क्यों नहीं? तो वो अध्यादेश धारा 45 के अंतर्गत खत्म कर दिया गया, यानी अब उस अध्यादेश के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अब जो प्रावधान लागू होंगे वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे। इस तरीके से ये अधिनियम खत्म हुआ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अब आगे वाले वीडियो में हम दूसरे अधिनियम पे बात करेंगे। टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेस्ट को जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो कई बार दीजिएगा। और एक चीज और कि इस हमारे ऐप में आप लोगों की सुविधा के लिए वो गरीब बच्चे जो कि थोड़े थोड़े पैसों के लिए मोहताज रहते हैं, उनके लिए एक फीचर लाया है शेयर एंड अर्न का। यानी ऐप को आप शेयर करेंगे और उसके साथ आपका एक रेफरल कोड जाता है, उस रेफरल कोड के साथ सामने वाला कोई भी व्यक्ति डाउनलोड करता है और कुछ खरीदता है तो उसमें से कुछ पैसा आपके खाते में आता है। तो इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। और हॉस्टल वार्डन के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है, तो उसमें अब सीट तो लगभग खत्म हो चुका है, कुछ इच्छुक लोग होंगे तो हॉस्टल वार्डन के लिए जरूर मैसेज करें। 999 रुपये में इसका वीडियो क्लास है कंप्लीट। अब पता नहीं अभी प्राइस बढ़ा होगा तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा 96 17 41 36 76 पे, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। पटवारी के लिए भी बहुत जल्दी वीडियो क्लास का शुभारंभ करेंगे हम। तो फूड का भी टेस्ट ज्वाइन करें और इसका हॉस्टल वार्डन का वीडियो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा शेयर एंड अर्न का जरूर लाभ उठाएं, शेयर करें और पैसे कमाएं। आपका छोटा छोटा जरूरत जरूर पूरा हो जाएगा। जितने जगह चाहे उतने जगह शेयर करके छोड़ दें ऐप को। आपके रेफरल कोड से जो भी डाउनलोड करेगा उसका एक शेयर आपको, उसका एक अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सबक है।